बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक एक्टिविटी। एक्टिविटी इज़ एक्चुअली इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एब्सेंस ऑफ इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का डिल्यूट सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन में कैटाइंस और एनाइंस एक दूसरे से दूर दूर होंगे, उनके दरमियान इंटर आयनिक इंटरेक्शन नहीं होंगी। इन दैट केस हम जितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट से बनने वाले कैटाइन और एनाइन सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करेंगे, यानी सॉल्यूशन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, उसमें कैटाइंस और एनाइंस एक दूसरे के करीब करीब होंगे, उनमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रांगर होंगी। उसमें फिर कैटाइंस और एनाइंस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने की बजाय एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और कैटाइन और एनाइन की प्रेजेंस की वजह से सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना डिल्यूट सॉल्यूशन में था। तो सॉल्यूट का वो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है उसे कहते हैं इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, और इसी को एक्टिविटी कहा जाता है। एक्टिविटी इज इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एब्सेंस ऑफ इंटर आयनिक इंटरेक्शन। जब सॉल्यूशन डिल्यूट होता है तो कैटाइंस और एनाइंस में इंटर आयनिक इंटरेक्शन नहीं होती। उस केस में जितना आप कंसंट्रेशन ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, वो सारा ही इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होता है। वो सारा ही कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्टिविटी इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन फॉर डिल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। जब हम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक्चुअल कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि सॉल्यूट के इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अलबत्ता जितना एक्चुअल कंसंट्रेशन होगा, एक्चुअल कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एक्चुअल कंसंट्रेशन। एक्टिविटी को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्चुअल कंसंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड मैथमेटिकली एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल कंसंट्रेशन। और इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए ये हमने एक सिंबल लगाया है गैमा। ये गैमा रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी कोफिशिएंट को। अलबत्ता ये याद रखिएगा कि ये एक्टिविटी कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। जिस तरह एक्टिविटी की वैल्यू एक्चुअल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिविटी कोफिशिएंट भी एक्चुअल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चूँकि एक्टिविटी कंसंट्रेशन ही है, हमने एक्टिविटी को डिफाइन किया है, इट इज़ इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन जो यूनिट कंसंट्रेशन की होगी वही यूनिट एक्टिविटी की होगी। यानी अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को मोलैरिटी की टर्म में रिप्रेजेंट किया तो एक्टिविटी को भी मोलैरिटी की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मोलैरिटी की यूनिट है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन मोलैरिटी में लें तो एक्चुअल कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इफेक्टिव कंसंट्रेशन की यूनिट भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को मोलैलिटी में रिप्रेजेंट करें तो इसकी यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम, और इन दैट केस एक्टिविटी की यूनिट भी मोल पर किलोग्राम होगी। यानी जो यूनिट इफेक्टिव कंसंट्रेशन की होगी वही यूनिट एक्टिविटी की होगी। अलबत्ता एक्टिविटी कोफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती। इसकी वजह यहाँ से देखें, एक्टिविटी कोफिशिएंट इज एक्चुअली द रेशो ऑफ effective concentration
and actual concentration, then ये चूंकि एक जैसी क्वांटिटीज़ की यूनिट है इसलिए इसकी यूनिट कोई नहीं होगी। ये देखिएगा, यस, actual effective concentration over actual concentration. This ratio is called, यहाँ से activity coefficient will be this one. This is effective concentration that is represented by A, and C is actual concentration. अब चूंकि एक्टिविटी कोफिशिएंट इन दोनों कंसंट्रेशन की रेशो है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आइडियल सॉल्यूशन में एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होगी, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन में एक्टिविटी विल बी इक्वल टू एक्चुअल कंसंट्रेशन। क्योंकि आइडियल कंसंट्रेशन में कैटायंस और ये इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की बात हो रही है, अगर इलेक्ट्रोलाइट का आइडियल सॉल्यूशन हो तो कैटायंस और एनायंस इन्फिनिट डिस्टेंस पर होंगे और उनके दरमियान इंटर आयनिक इंटरेक्शन ना होने के बराबर होगी। इसलिए जितना भी एक्चुअल कंसंट्रेशन हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का वो सारे का सारा सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज़ नाउ इक्वल टू एक्चुअल कंसंट्रेशन इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम होगी और इन दैट केस एक्टिविटी विल बी लेस दैन एक्चुअल कंसंट्रेशन। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is less than 1 and actual concentration and effective concentration is less than actual concentration. अब अगला क्वेश्चन कि एक्टिविटी की वैल्यू एक्चुअल कंसंट्रेशन से क्यों कम होती है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और वी कैन से फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, now we have to address this question: why activity of concentrated solution of electrolyte is less than actual concentration? Activity of concentrated solution of electrolyte is less than its actual concentration ड्यू टू इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अब इसका अगर सिंगल वर्ड में क्वेश्चन आंसर देना है कि इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की एक्टिविटी एक्चुअल कंसंट्रेशन से कम क्यों होती है, तो सिंगल वर्ड में तो इसका आंसर है क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इंटर आयनिक इंटरेक्शन होती हैं। इंटर आयनिक इंटरेक्शन की वजह से इफेक्टिव कंसंट्रेशन एक्चुअल कंसंट्रेशन से कम हो जाता है। इन एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ions are at infinite distance from each other and interionic forces are negligible. इलेक्ट्रोलाइट के dilute solution में cations and anions are at dilute solution are at infinite distance from each other and interionic forces are negligible. जब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डिल्यूट होगा, कैटायंस और एनायंस एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर होंगे और उनके दरमियान इंटर आयनिक इंटरेक्शन ना होने के बराबर होगी। अलबत्ता जब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बनाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे। कैटायंस और एनायंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगी।
in that case inter-ionic interaction will be significant. इसलिए इफेक्टिव कंसंट्रेशन की वैल्यू एक्चुअल कंसंट्रेशन से कम हो जाएगी। इसको ज़रा डिटेल से देखें। फॉर एग्जांपल, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन से इट इज -273 केल्विन। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर आप उसी सॉल्वेंट का सोल्यूशन बना लें तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर आप 1 किलोग्राम वाटर में, यानी अगर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में हम 1 मोल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू 0 से कम होके -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट में -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड कमी होती है अगर हम 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 1000 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करें। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर हम अभी स्टार्ट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करें देन व्हाट विल हैपन। एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर बाई -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर वाटर के 1000 ग्राम में 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाए, 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड किया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट में जितनी कमी होती है उसे कहते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, depression in freezing point of a solvent due to addition of 1 mole of non-volatile non-electrolyte solute in 1000 gram of solvent is called मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको KF से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू है -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पहले हमने बात की कि अगर 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट 1000 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट में इतनी डिप्रेशन होती है। अगर हम 1 मोल की बजाय 0.1 मोल ऐड करें, एडिशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर बाई -186 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि अब मोलैरिटी 10 टाइम डिक्रीज हो गई तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी 10 टाइम्स डिक्रीज हो गई। और अगर आप मोलैरिटी को फर्दर 10 टाइम्स डिक्रीज कर दें, एडिशन ऑफ 0.01 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर बाई -0186 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर 10 टाइम्स डिक्रीज हो गई, और अगर आप मोलैरिटी को फर्दर 10 टाइम्स डिक्रीज करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब हम मोलैरिटी को कम करते हैं तो नंबर ऑफ मोल कम हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ मोल कम होते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम हो जाते हैं। और चूँकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती हैं, तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 गुना कम हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 10 गुना कम हो गई। तो जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की मोलैरिटी 1 थी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की ये वैल्यू थी, और जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी हमने 10 टाइम डिक्रीज कर दी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी 10 टाइम डिक्रीज हो गई। और जब हमने नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की मोलैरिटी फर्दर 10 टाइम्स डिक्रीज की तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर 10 टाइम्स डिक्रीज हो गया।
और जब हमने नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट की मोलैरिटी फर्दर 10 टाइम्स डिक्रीज की तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मजीद 10 गुना कम हो गया। अब तक हमने नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट की बात की है। अब देखें अगर इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में ऐड करें, जब हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 गुना 3 गुना 4 गुना या बाज़ औक़ात 5 गुना हो जाते हैं। क्यों कि इलेक्ट्रोलाइट ने वाटर में जाके डिसोसिएट होना होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड अगर वाटर में डालें तो सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट 2 आयंस बनाएगा, यानी अब नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए। अगर हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करें, इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। इट मीन आपने 1 मोल पार्टिकल ऐड किए लेकिन वाटर में जाके 2 मोल हो गए, यानी आपने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ऐड किए लेकिन वाटर में जाके अब वो एवोगैड्रो नंबर से डबल हो गए, क्योंकि अब सोडियम आयन का भी 1 मोल है, क्लोराइड आयन का भी 1 मोल है। अगर आपने 1 मोल सोडियम क्लोराइड ऐड किया, इट मीन आपने सोडियम क्लोराइड के 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड आपने वाटर में ऐड किया एंड इट हैज़ बीन डिसोसिएटेड इनटू एवोगैड्रोज नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड एवोगैड्रोज नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज नाउ एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2। तो when electrolytes are added in water, their particles are dissociated into ions. For example, each formula unit of sodium chloride dissociates in water to give 2 ions. सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट 2 आयंस में डिसोसिएट होता है। तो अगर आप 1 मोल सोडियम क्लोराइड ऐड करें, इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू 2 मोल ऑफ आयंस, 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस and 1 mole of chloride ion. It mean number of particles have now become double. अब number of particle double हो गए और उनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट भी डबल होना चाहिए। Now number of particles have become double and their effect on depression in freezing point and their effect on all colligative properties should also be double. ये डबल होना चाहिए लेकिन डबल होता नहीं है। उसकी वजह है इंटर आयनिक इंटरेक्शन। इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिस इफेक्ट इज लेस देन डबल ड्यू टू इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अब मेन कल्परेट इसमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन है। जब इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में या जो भी कैटायंस और एनायंस हैं उनमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रांग होती हैं, इसलिए कैटायंस और एनायंस सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करने की बजाय एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम हो जाता है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट अफेक्ट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एक्टिविटी। सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन उसके एक्वस सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है, उस कंसंट्रेशन को कहते हैं एक्टिविटी। अब एग्जांपल देखें एल्यूमिनियम सल्फेट की। एल्यूमिनियम सल्फेट का एक फार्मूला यूनिट अगर आप वाटर में डालें, इसकी डिसोसिएशन से 2 आयंस एल्यूमिनियम के बनेंगे और 3 आयंस सल्फेट के बनेंगे। या अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बात करें तो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट will be dissociated to produce 2 moles of aluminium ion and 3 moles of sulfate ions. It mean आपने एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट वाटर में ऐड किए लेकिन उन्होंने 5 गुना ज़्यादा आयंस क्रिएट कर दिए। Now there are 2 moles of sodium aluminium ions and 3 moles of sulfate ions. 1 mole of aluminium sulfate has produced 5 moles of ions, या यूं कहें कि 1 एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट हैज नाउ प्रोड्यूस्ड 5 एवोगैड्रोज नंबर ऑफ ions. Therefore the effect of colligative properties should also be 5 times greater, but actually it is not 5 times greater.
नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव बिकम 5 टाइम्स। ये देखें, 1 मोल आपने एल्यूमिनियम सल्फेट डाला, इससे 2 मोल एल्यूमिनियम आयंस, 3 मोल सल्फेट आयंस बने, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 बन गए। इसलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव बिकम 5 टाइम्स ग्रेटर एंड देयर इफेक्ट ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड देयर इफेक्ट ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुड बी 5 टाइम्स ग्रेटर, but actually it is not 5 times greater. In concentrated solution of aluminum sulfate, this effect is less than expected. In concentrated solution of aluminum sulfate, this effect is less than expected, yani it is less than 5 times due to inter-ionic interaction. तो मुख्तसर तरीन वर्ड्स में हम कहेंगे कि activity of electrolyte is less than actual concentration due to inter-ionic interaction. In concentrated solution of electrolytes, there are stronger inter-ionic interaction. Therefore, interactions between cations and anions are stronger than their interaction with solvent molecules. This causes decrease in activity. इस वजह से एक्टिविटी कम हो जाती है। दिस काजेज डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। इसलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी कम होती है। अब एक्टिविटी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मुलाजा फरमाएं। इसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे? लेट्स सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है AXBY। व्हेन दिस इलेक्ट्रोलाइट विल बी डिसोसिएटेड, it will form one formula unit of AXBY will produce X for X ions of X cations and Y anions. Or we can say dissociation of 1 mole of AXBY will produce X moles of A and Y moles of B. X moles of cations and Y moles of anions. Then total number of ions are now X plus Y. One mole of electrolyte now produces X plus Y moles of ions. 1 mole of this electrolyte produces X plus Y moles of ions. So total number of ions are now X plus Y. Activity of this electrolyte, एक्टिविटी यानी कि A, एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से। एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एक्टिविटी ऑफ एनाइन। कैटाइन की एक्टिविटी को कहते हैं कैटाइनिक एक्टिविटी और एनाइन की एक्टिविटी को कहते हैं एनाइनिक एक्टिविटी। कैटाइनिक एक्टिविटी को A प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और एनाइनिक एक्टिविटी को A माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी is the product of cationic activity and anionic activity. Activity of electrolyte can be written as A plus multiplied by A minus. देखें कैटाइन्स के नंबर ऑफ मोल हैं X, तो कैटाइन की एक्टिविटी की एक्सपोनेंट हमने लिखी है X। एनाइन्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं Y, तो एनाइन्स की एक्टिविटी की एक्सपोनेंट भी हमने Y लिखी है।
activity of electrolyte AXBY is written as AX par AX exponent X, A plus exponent X and A minus exponent Y. Here A plus is cationic activity, that is activity of cation, and A minus is anionic activity, that is activity of anion. और हमने कैटाइनिक एक्टिविटी और एनायनिक एक्टिविटी को के जितने नंबर ऑफ मोल्स थे वही उनकी एक्सपोनेंट बना दी. कैटाइनिक एक्टिविटी एंड एनायनिक एक्टिविटी आर रेज्ड टू एक्सपोनेंट्स इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अलबत्ता कैटाइनिक एक्टिविटी और एनायनिक एक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. We can find mean ionic activity coefficient. We can find value of mean ionic activity coefficient. और mean ionic activity coefficient को हम रिप्रेजेंट करेंगे A प्लस माइनस से. मैथमेटिकली A प्लस माइनस इज इक्वल टू A हैविंग पावर 1 ओवर x प्लस y. A having power 1 over x plus y. Again here x is number of moles of cation formed after dissociation of 1 mole of electrolyte and y is number of mole of anions formed after dissociation of 1 mole of electrolyte. अगर हम दोनों तरफ x प्लस वाई की पार कर दें, यानी A मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर भी x प्लस वाई कर दें और एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर भी x प्लस वाई कर दें. ये देखें, ये मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसकी पावर को हमने x प्लस वाई को इसकी एक्सपोनेंट बना दिया और राइट हैंड साइड पर 1 ओवर A हैविंग एक्सपोनेंट 1 ओवर x प्लस वाई, इसकी एक्सपोनेंट भी हमने x प्लस वाई कर दी. मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसकी एक्सपोनेंट भी हमने x प्लस वाई कर दी और एक्टिविटी कोफिशिएंट की ऑलरेडी एक्सपोनेंट 1 ओवर x प्लस वाई है. अब हमने इसको फर्दर इसकी एक्सपोनेंट बना दी x प्लस वाई. जब ये होगा तो ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई को कैंसिल कर देगी. देयरफॉर एक्टिविटी मीन आयनिक एक्टिविटी हैविंग पावर x प्लस वाई इज नाउ इक्वल टू एक्टिविटी. ये देखिएगा, हमने कहा हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कैटायनिक एक्टिविटी एंड एनायनिक एक्टिविटी. अलबत्ता कैटाइंस के नंबर ऑफ मोल्स को हमने कैटायनिक एक्टिविटी की एक्सपोनेंट बना दिया और एनाइंस के नंबर ऑफ मोल्स को हमने एनायनिक एक्टिविटी की एक्सपोनेंट बना दिया. ये अलबत्ता ये A प्लस और A माइनस यानी कैटायनिक एक्टिविटी और एनायनिक एक्टिविटी की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम एक इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं. हम एक और पैरामीटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है मीन आयनिक एक्टिविटी. और मीन आयनिक एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी हैविंग एक्सपोनेंट 1 ओवर x प्लस वाई. अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसमें आप a की वैल्यू पुट करें, बल्कि सॉरी a की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे. फिलहाल हम इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ इसकी एक्सपोनेंट बना देंगे x प्लस वाई. तो मीन आयनिक एक्टिविटी की एक्सपोनेंट भी हमने x प्लस वाई बना दी और एक्टिविटी की ऑलरेडी एक्सपोनेंट है 1 ओवर x प्लस वाई. हमने फर्दर इसकी एक्सपोनेंट x प्लस वाई बना दी. तो अब x प्लस वाई और ये 1 ओवर x प्लस वाई ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. नाउ
mean ionic activity having power x plus y is equal to activity, or we can say activity is equal to mean ionic activity having exponent x plus y. अब इस इक्वेशन नंबर 2 हमें वैल्यू देती है एक्टिविटी की, और इक्वेशन नंबर 1 हमें वैल्यू देती है मीन आयनिक एक्टिविटी की। इक्वेशन नंबर 1 में हम एक्टिविटी की ये वैल्यू पुट करें। एक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कैटायनिक एक्टिविटी एंड एनायनिक एक्टिविटी। एक्टिविटी की ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर दें, वी विल गेट इक्वेशन नंबर 3। ये देखें, यहाँ पर एक्टिविटी की एक्सपोनेंट है 1 ओवर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ भी इसकी एक्सपोनेंट हो गई 1 ओवर एक्स प्लस वाई। अलबत्ता अब हमने फर्दर देखना है, कैटायनिक एक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन एंड activity coefficient of cation, and anionic activity is the product of concentration of anion and activity coefficient of anion। चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्टिविटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑन द सेम बेसिस cationic activity is the product of concentration of cation and activity coefficient of cation, and anionic activity is the product of concentration of anion and activity coefficient of anion. Here C plus is concentration of cation, gamma plus is activity coefficient of cation, C minus is concentration of anion, gamma minus is activity coefficient of anion. अब इक्वेशन 3 में यानी यहाँ पर हम A प्लस की ये वैल्यू पुट कर देंगे और A माइनस की ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए, ये A प्लस की वैल्यू हमने पुट कर दी और A प्लस की पावर x थी, तो C प्लस इंटू गैमा प्लस की वैल्यू की एक्सपोनेंट भी x है, और ये वैल्यू है A माइनस की। A माइनस की एक्सपोनेंट चूंकि y थी, तो C माइनस गैमा माइनस की एक्सपोनेंट भी y है। अलबत्ता होल की एक्सपोनेंट है 1 ओवर x प्लस वाई। अब देखें, C प्लस गैमा प्लस की एक्सपोनेंट है x, तो हमने C प्लस की एक्सपोनेंट भी x लिख दी, गैमा प्लस की पावर भी x लिख दी। सिमिलरली C माइनस गैमा माइनस की एक्सपोनेंट है y, तो हमने C माइनस की एक्सपोनेंट y अलहदा से लिख दी, गैमा माइनस की एक्सपोनेंट y अलहदा से लिख दी, यानी एक्सपोनेंट को अलहदा अलहदा कर दिया। अब हम यूं कर सकते हैं, C प्लस x और C माइनस हैविंग पावर y, इसको हमने इकट्ठा कर दिया। गैमा प्लस हैविंग पावर x और गैमा माइनस हैविंग पावर y, इनको हमने इकट्ठा कर दिया, और होल की पावर है 1 ओवर x प्लस वाई। अब यहाँ एक और बात देखिए, जब हमारे पास 1 मोल ऑफ AXBY है, इट प्रोड्यूसेस x मोल ऑफ कैटाइंस एंड y मोल्स ऑफ एनाइंस। 1 मोल अगर AXBY का हो तो हमें x मोल ऑफ कैटाइन एंड y मोल्स ऑफ एनाइंस मिलते हैं। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के C मोल्स हों, इफ वी हैव C मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, it will produce XC moles of cations and YC moles of anion। अगर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल हो तो कैटाइन के x मोल बन गए, एनाइन के y मोल बन गए। अगर इलेक्ट्रोलाइट के 2 मोल हों तो कैटाइन के मोल होंगे 2x और एनाइन के मोल होंगे 2y। अगर इलेक्ट्रोलाइट के 10 मोल्स हों तो कैटाइन के मोल्स होंगे 10x और एनाइन के मोल होंगे 10y। अब हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट के C मोल्स हों, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज C, देन वी विल गेट XC मोल्स ऑफ कैटाइंस एंड X एंड YC मोल्स ऑफ एनाइंस।
तो इक्वेशन नंबर 4 में यहां पर c प्लस की जगह अगर हम एक्स सी पुट कर दें और c माइनस की जगह वाई सी पुट कर दें, देन इक्वेशन विल बिकम now in equation 4 we will put xc plus equal to xc and c minus equal to yc। ये देखें c प्लस की जगह हमने xc पुट कर दिया और चूंकि c प्लस की पावर x थी तो xc की एक्सपोनेंट भी x हो गई, और यहाँ पर c माइनस की जगह हमने पुट कर दिया yc, और चूंकि c माइनस की एक्सपोनेंट y थी तो yc की एक्सपोनेंट भी y हो गई। अलबत्ता अब यहाँ एक्स सी की एक्सपोनेंट है x, अगर हम x की एक्सपोनेंट x और c की एक्सपोनेंट x अलग अलग लिख दें तो हम लिख सकते हैं। ये देखें ये जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन है दैट इज दिस वन। एक्स सी की ओवरऑल एक्सपोनेंट थी x, तो हमने x और c की सेपरेटली एक्सपोनेंट x लिख दी, और यहाँ y और c की एक्सपोनेंट है y, तो हमने y की एक्सपोनेंट y और c की एक्सपोनेंट y इनको सेपरेट कर दिया, और इसकी होल की एक्सपोनेंट है 1 ओवर x प्लस वाई। अब देखें x पार x, y पार y, c पार x, c पार y। c की दोनों वैल्यूज को c पार x और c पार y को हमने इकट्ठा कर दिया। इसका फायदा ये होगा कि हम इसको यूं लिख सकते हैं c पार x प्लस y। अगर हमारे पास x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 3 हो, वी कैन राइट इट x पावर 5। तो c पावर x मल्टीप्लाइड बाई c पावर y इट इज इक्वल टू c पावर x प्लस y। अब देखें इस पूरे फैक्टर की एक्सपोनेंट है 1 ओवर x प्लस वाई। ये जो 1 ओवर x प्लस वाई है ये इस पूरी वैल्यू की एक्सपोनेंट है। अगर हम x पार x, y पार y, इसकी एक्सपोनेंट 1 ओवर x प्लस वाई अलग से लिख दें, c पार x प्लस वाई, इसकी एक्सपोनेंट 1 ओवर x प्लस वाई हम सेपरेटली लिख दें, वी कैन राइट x पार x, y पार y हैविंग एक्सपोनेंट 1 ओवर x प्लस वाई, एंड c पार x प्लस y हैविंग एक्सपोनेंट 1 ओवर x प्लस वाई, एंड गैमा प्लस पार x, गैमा माइनस पार y, इस होल की एक्सपोनेंट अगेन वन ओवर x प्लस वाई। तो c पार x प्लस वाई हैविंग एक्सपोनेंट 1 ओवर x प्लस वाई इट इज इक्वल टू c। क्यों कि ये एक्सपोनेंट x प्लस वाई और ये एक्सपोनेंट 1 ओवर x प्लस वाई, तो 1 ओवर x प्लस वाई को कैंसिल कर देगा, इट इज इक्वल टू c। तो ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है इट इज इक्वल टू c, एंड दिस वन और गैमा प्लस पार x, गैमा माइनस पार y हैविंग पावर 1 ओवर x प्लस वाई
इसको कहते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है। द वैल्यू ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट कैन बी डिटरमिन्ड experimentally. The value of mean ionic activity coefficient can be determined experimentally. अब ये फायदा है, हमने इसलिए पहले हम मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मीन आयनिक एक्टिविटी में हमें x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू भी पता है, क्योंकि c इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लेंगे। इसलिए हम मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, फिर इससे एक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 4, no, I think it is equation number 5. From equation 2, activity is equal to mean ionic activity having power x plus y. अब mean ionic activity की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये वैल्यू है mean ionic activity की, और ये mean ionic activity की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, यानी मीन आयनिक एक्टिविटी की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, देन वी विल गेट एक्टिविटी इक्वल टू दिस। अब चूंकि एक्टिविटी इज इक्वल टू मीन आयनिक एक्टिविटी हैविंग एक्सपोनेंट x प्लस वाई, और मीन आयनिक एक्टिविटी की ये वैल्यू है, इसकी होल पावर x प्लस वाई हो गई। अब अगेन वही काम करेंगे कि x प्लस वाई को हम इस फैक्टर के साथ अलहदा से इसकी पावर बना दें, और c इंटू मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर अलग से बना दें। तो ये देखें, ये x पावर x, y पावर y, हैविंग पावर 1 ओवर x प्लस वाई। अब इसकी पावर फर्दर हमने कर दी x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई और x प्लस वाई ये एक दूसरे को कर देगा कैंसल। अलबत्ता c इंटू मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसकी पावर भी अब x प्लस वाई हो गई। इसको हमने सेपरेट कर दिया। नाउ दिस वन, ये देखें, अब एक्टिविटी की ये वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 6। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। Example 1, we have to find ionic activity of 0.1 mole सोडियम क्लोराइड। ये देखें, ये 0.1 मोल ये एक्चुअली सोडियम क्लोराइड की एक्चुअल कंसंट्रेशन है। 0.1 मोल इज एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वी हैव टू फाइंड इट्स एक्टिविटी। सपोज मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट इज 0.07। देखें, सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा, इसका 1 मोल जब डिसोसिएट होगा, it will produce 1 mole of sodium ions and 1 mole of chloride ion. It mean x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटाइंस, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था x से, और नंबर ऑफ मोल ऑफ एनाइन को हमने रिप्रेजेंट किया है y से। अब चूंकि कैटाइन के नंबर ऑफ मोल भी 1, एनाइन के नंबर ऑफ मोल भी 1, तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, और c की वैल्यू है 0.1। गैमा प्लस माइनस मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है 0.07। ये देखें, एक्टिविटी की ये इक्वेशन है, इसमें अगर हम x, y, c और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर दें,
then activity is this one, and we will get this value of activity. जो कंसंट्रेशन, जो यूनिट एक्चुअल कंसंट्रेशन की है वही यूनिट एक्टिविटी की होगी. एक और एग्जांपल देखें. वी हैव टू फाइंड मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 0.03 मोल मैग्नीशियम फास्फेट, और सपोज कर लें कि इसके मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.9. अब देखिए, मैग्नीशियम फास्फेट इज डिसोसिएटेड लाइक दिस. 1 mole of magnesium phosphate will produce 3 moles of cation and 2 moles of anion. It mean अब हमारे पास x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, और चूंकि एक्चुअल कंसंट्रेशन मैग्नीशियम फास्फेट का है 0.03, c की वैल्यू 0.03, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट 0.9. अब हम x की और y की वैल्यू, c की और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की अगर वैल्यू पुट कर दें, इट इज़ लाइक दिस, और इसकी फर्दर कैलकुलेशन से वी गेट इट लाइक दिस, एंड देन दिस वन, एंड देन एक्टिविटी इज दिस वन. इसी तरह आप बाकी इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी अपने तौर पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग सो लॉन्ग लेक्चर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. अल्लाह.